क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हमारे विचार जो सिर्फ हमारे दिमाग में घूमते हैं वो चुपके से हमारे शरीर की कहानी लिख रहे हैं? हाँ बिल्कुल। आज हम जिन स्रोतों पर बात कर रहे हैं वो एक कमाल का कनेक्शन दिखाते हैं, प्राचीन भारतीय ज्ञान और एकदम लेटेस्ट बायोकेमिस्ट्री के बीच। और ये कनेक्शन बहुत गहरा है। और ये 3 बहुत ही आम आदतों के इर्द गिर्द घूमता है, जिन्हें लेखक ने 3 C's कहा है। कंपैरिजन मतलब तुलना, कंप्लेन यानी शिकायत, और क्रिटिसिज्म यानी आलोचना। तो आज का हमारा मिशन यही समझना है कि ये 3 आदतें सिर्फ बुरी आदतें नहीं हैं, बल्कि ये हमारे शरीर की केमिस्ट्री को बदलने वाले स्विच की तरह कैसे काम करती हैं। बिल्कुल। इसे समझने के लिए एक बहुत ही अच्छा मेटाफर है जो स्रोतों में दिया गया है कि हमारा मन एक संगीतकार है और हमारा शरीर एक वाद्य यंत्र। अच्छा। अगर संगीतकार कंफ्यूज्ड है, परेशान है, तो वो सिर्फ शोर ही पैदा करेगा। हाँ। और आज हम इसी शोर के पीछे का विज्ञान समझेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे परत दर परत समझते हैं। शुरुआत करते हैं आधुनिक विज्ञान से। जरूर। तो जब कोई तनाव वाला विचार हमारे दिमाग में आता है, मान लीजिए सोशल मीडिया पर किसी की सफलता देकर जलन का एक छोटा सा विचार, तो हमारे दिमाग में क्या होता है? हाइपोथैलेमस कैसे एक्टिवेट होता है? देखिए, जैसे ही वो विचार आता है, हाइपोथैलेमस तुरंत एक सिग्नल भेजता है। ये एक तरह का पैनिक बटन है। पैनिक बटन? हाँ, ये सिग्नल पिट्यूटरी ग्रंथि को जाता है और फिर वहां से एड्रीनल ग्रंथियों को, और फिर एड्रीनल ग्रंथियां कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स खून में छोड़ देती हैं। मतलब पूरे की पूरी एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली। और लंबे समय तक जब ये होता रहता है तो शरीर में सूजन मतलब इन्फ्लेमेशन और यहाँ तक कि दिल की बीमारियां भी हो सकती हैं। और ये न्यूरोप्लास्टिसिटी से कैसे जुड़ता है? मतलब ये विचार हमारे दिमाग को फिजिकली कैसे बदलते हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे दिमाग जिस रास्ते पर बार बार चलता है वो रास्ता पक्का हो जाता है। तो अगर हम बार बार तनाव वाले विचार सोचते हैं तो दिमाग तनाव महसूस करने में एक्सपर्ट बन जाता है। मतलब वो उसकी डिफॉल्ट सेटिंग बन जाती है। बिल्कुल। शरीर एक तरह के भ्रम या कंफ्यूजन की स्थिति का आदी हो जाता है। वाह। अब इसे प्राचीन ज्ञान से जोड़ते हैं। ये जो चक्रों की बात होती है, क्या वो इन्हीं ग्रंथियों का एक प्राचीन वर्णाढ़ है? आप कह सकते हैं। चक्रों को ऊर्जा केंद्र माना जाता था जो सीधे इन ग्रंथियों से जुड़े हैं। जैसे पिट्यूटरी ग्रंथि को आज्ञा चक्र यानी हमारी तीसरी आंख से जोड़ा गया है, और थायराइड ग्रंथि को विशुद्ध चक्र से जो हमारे गले में होता है, और एड्रिनल ग्रंथियों को मूलाधार चक्र से। तो ये सिर्फ फिलॉसफी में ही बल्कि एक तरह की एंशिएंट एनाटॉमी है। एक तरह से हाँ। प्राचीन योगी प्राण यानी जीवन शक्ति की बात करते थे और वृत्ति यानी मन के उतार चढ़ाव की। जब मन नकारात्मक वृत्तियों जैसे ईर्ष्या या क्रोध से भर जाता है तो वो प्राण के प्रवाह को रोक देता है, और वहीं से बीमारियां शुरू होती हैं। जी, जिन्हें हम साइकोसोमैटिक या मनोदेहिक रोग कहते हैं। ये मेरे साथ ही क्यों वाली मानसिकता हमारे अवचेतन मन यानी चित्त में गहरे संस्कार बना देती है, जो अनजाने में हमारी ग्रंथियों को एक्टिवेट करते रहते हैं। ठीक है, तो नींव तो समझ आ गई। अब आते हैं पहले सी पर, तुलना। यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। सोशल मीडिया पर या काम पर खुद की दूसरों से तुलना करना, ये शरीर के लिए एक जैविक अस्तित्व का संकट कैसे बन जाता है? क्योंकि हमारा दिमाग, खासकर उसका एक हिस्सा जिसे एमिगडाला कहते हैं, एक सामाजिक घाव को एक शारीरिक घाव की तरह ही देखता है। एक मिनट, मतलब मैं पीछे रह गया हूँ वाली फीलिंग दिमाग के लिए उतनी ही असली है जितना कि हाथ पर चोट लगना? बायोकेमिकली हाँ। एमिगडाला इसे अपने कबीले में अपनी स्थिति के लिए खतरा मानता है। उसे लगता है कि अगर वो पीछे रह गया तो समूह उसे बाहर निकाल देगा और वो अकेला मर जाएगा। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही गहरा सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। बिल्कुल। और इसीलिए वो एक लो लेवल लेकिन लगातार चलने वाली लड़ो या भागो वाली प्रतिक्रिया शुरू कर देता है। एड्रीनल ग्रंथियां हमेशा थोड़ा थोड़ा कॉर्टिसोल छोड़ती रहती हैं। और इसका हमारे हैप्पी केमिकल्स डोपामाइन और सेरोटोनिन पर क्या असर होता है? ये उन्हें दबा देता है। इसीलिए तुलना करने के बाद हमें कभी भी मोटिवेटेड या खुश महसूस नहीं होता। हम और खाली महसूस करते हैं। स्रोतों में बीमारियों की एक लिस्ट भी दी गई है। हाँ, और वो बहुत सटीक है। जैसे ईर्ष्या का सीधा असर लिवर और गॉल ब्लैडर पर पड़ता है, जिससे एसिडिटी या फैटी लिवर होता है। और अपर्याप्तता की भावना, मैं काफी नहीं हूँ वाली फीलिंग, वो हमारे एड्रीनल ग्लैंड्स को थका देती है। नतीजा होता है हाई बीपी और क्रॉनिक थकान। सोशल एंजाइटी थायराइड को बिगाड़ती है और परफेक्शनिज्म हमारे पैंक्रियाज पर असर डालता है, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकता है। ये तो डरावना है।
प्राचीन दृष्टिकोण में इसे द्वेष कहा गया है ना? जी, तुलना को द्वेष का ही एक रूप माना गया है और कहा गया है कि ये मणिपुर चक्र यानी हमारे सोलर प्लेक्सेस में एक गंठी या गांठ बना देता है। और वो गांठ फिर शारीरिक रूप में दिखती है? हाँ, जैसे IBS या पेट के अल्सर के रूप में। इंसान लिटरली अपनी ही जिंदगी को पचा नहीं पा रहा होता। तो इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ है संतोष। और संतोष कोई नैतिक नियम नहीं, बल्कि एक चिकित्सीय जरूरत है। ये शरीर में ऑक्सीटोसिन और एंडोफिन पैदा करता है, जो तुलना के एसिड के लिए कूलेंट का काम करते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, अब दूसरे C पर आते हैं, शिकायत, कंप्लेन करना। ये तो हम सब करते हैं मन हल्का करने के लिए। पर स्रोत इसे रासायनिक आत्मविष कहते हैं, केमिकल सेल्फ पॉइजनिंग। वाह, ये तो बहुत भारी शब्द है। इसके पीछे का वैज्ञानिक सिद्धांत है, जो न्यूरॉन्स एक साथ फायर करते हैं वे एक साथ जुड़ते हैं। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए। मतलब आप जितनी ज्यादा शिकायत करते हैं, आपका दिमाग नकारात्मकता को पहचानने और उस पर ध्यान देने में उतना ही बेहतर होता जाता है। अच्छा, तो ये एक आदत बन जाती है? आदत से भी ज्यादा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक शोध का जिक्र है कि लगातार शिकायत करने से हिप्पोकैम्पस सिकुड़ सकता है। हिप्पोकैम्पस? ये तो प्रॉब्लम सॉल्विंग और मेमोरी के लिए जरूरी है ना? जी, तो जो लोग ज्यादा शिकायत करते हैं वो असल में समाधान खोजने की अपनी क्षमता को ही कम कर रहे होते हैं। वे समस्या पर ही अटके रह जाते हैं। और इसका शरीर पर क्या असर होता है? स्रोत की तालिका क्या कहती है? वो कहती है कि पीड़ित मानसिकता मतलब जीवन अनुचित है वाली सोच हमारी थाइमस ग्रंथि पर असर करती है, जो इम्यून सिस्टम का सेंटर है, जिससे ऑटो इम्यून बीमारियां हो सकती हैं। हाँ, जहाँ शरीर खुद पर ही हमला करने लगता है। इसी तरह कठोर वाणी या कड़वे शब्द थायराइड पर असर डालते हैं, जिससे गले में पुराना इन्फेक्शन रह सकता है। और दिल पर भी असर होता है। भावनात्मक विस्फोट जैसे गुस्सा सीधे हृदय पर असर करते हैं। इससे अस्थमा या सीने में भारीपन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। प्राचीन ज्ञान में वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति को बहुत महत्व दिया गया है। बिल्कुल, शिकायत करना तमोगुण यानी अंधकार और जड़ता पैदा करता है और विशुद्ध चक्र यानी गले के ऊर्जा केंद्र को ब्लॉक कर देता है। एक ओजस का कॉन्सेप्ट भी है। हाँ, ओजस हमारी जीवन ऊर्जा या सेल्यूलर बैटरी है। शिकायत करना इस बैटरी में एक छेद करने जैसा है। आपकी सारी एनर्जी लीक हो जाती है। तो इसका समाधान क्या है? चुप रहना? नहीं, समाधान है स्वीकृति, जिसे तितिक्षा कहा गया है। जब हम शिकायत की जगह स्वीकृति चुनते हैं तो शरीर तनाव से बाहर आ जाता है। इसका एक प्रैक्टिकल तरीका है 21 दिनों का नो कंप्लेन अभ्यास। ये आपके दिमाग में नकारात्मकता के रास्ते को तोड़कर एक नया पॉजिटिव रास्ता बनाने में मदद करता है। ये तो बहुत पावरफुल है। चलिए, अब हम आखिरी और सबसे तीखे सी पर आते हैं, क्रिटिसिज्म यानी आलोचना। तुलना में हम खुद को निशाना बनाते हैं, शिकायत में हम हालात को, पर आलोचना में तो हम सीधा दूसरों पर हमला करते हैं। ये हमारे शरीर को कैसे प्रभावित कर सकता है? ये सबसे खतरनाक है, क्योंकि आलोचना एक तरह का विषाक्तता का प्रक्षेपण है। मतलब आप अपनी टॉक्सिसिटी को बाहर फेंक रहे हैं। और इसके पीछे का विज्ञान? वो मिरर न्यूरॉन से जुड़ा है। जब हम किसी और की आलोचना करते हैं तो हमारा मस्तिष्क उस अनुभव को खुद पर दोहराता है। एक मिनट, क्या आप कह रही हैं कि जब मैं मनी मन किसी की बुराई करता हूँ तो मेरा शरीर ऐसा महसूस करता है जैसे वो बुराई मेरी ही हो रही है? काफी हद तक हाँ, वही न्यूरल पाथवे एक्टिवेट होते हैं। आप असल में अपनी ही नर्वस सिस्टम में जहर घोल रहे होते हैं। इससे हमारे हार्मोन्स पे क्या असर होता है? इससे प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन जैसे बॉन्डिंग और हीलिंग हार्मोन का लेवल गिर जाता है। इससे शरीर में एक तरह का सेल्यूलर अकेलापन पैदा होता है, जो एजिंग की प्रक्रिया को तेज कर देता है। लेकिन थोड़ी बहुत कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म तो जरूरी है ना? बहुत जरूरी सवाल है, और यहीं पर प्राचीन ज्ञान हमें आलोचना और विवेक के बीच का फर्क समझाता है। क्या फर्क है? आलोचना या दोष दृष्टि का भाव है यह बुरा है, जबकि विवेक या गुण दृष्टि का भाव है इसे और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। एक हमला है, दूसरा मदद है। और जब हम हमला करते हैं तो शरीर पर क्या असर होता है? स्रोत की तालिका में कुछ बहुत गंभीर बीमारियों का जिक्र है। जी, जैसे बौद्धिक आलोचना या अहंकार हमारी पिट्यूटरी और पीनियल ग्रंथियों पर असर डालता है, जिससे माइग्रेन और अनिद्रा होती है। और दूसरों को कठोरता से जज करना, वो हमारे लिवर पर बोझ डालता है, जिससे गॉल स्टोन्स या हाई कोलेस्ट्रॉल होता है। और सबसे दुख की बात, आत्म आलोचना यानी खुद को कोसना हमारी प्रजनन ग्रंथियों पर असर डालता है, जिससे बांझपन और पीसीओडी जैसी समस्याएं हो सकती हैं। हाँ,
स्रोतों में एक बहुत चौंकाने वाली बात लिखी है कि कैसे मानसिक कठोरता शारीरिक कठोरता में बदल जाती है। ये कैसे होता है? ये इस पूरी चर्चा का सार है। जब हम आलोचना करते हैं तो हमारी मांसपेशियां सिकुड़ती हैं, हमारी रक्त वाहिकाएं मतलब ब्लड वेसल्स भी सिकुड़ जाती हैं, जिससे अंगों तक ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। बिल्कुल। और जब ये सालों साल होता रहता है तो शरीर में कठोरता पैदा होती है, जोड़ों में गठिया के रूप में, गुर्दों में पथरी के रूप में या धमनियों के सख्त होने के रूप में। अरे बाप रे! तो जब हम कहते हैं कि कोई इंसान कठोर दिल का है तो ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। ये एक बायोलॉजिकल सच्चाई हो सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसे बदला जा सकता है। कैसे? आलोचक से कीमियागर बनकर कबीर जैसे संतों ने गुण दृष्टि पर जोर दिया, सब में अच्छाई देखना। विज्ञान कहता है कि एक आलोचनात्मक विचार के जहर को बेअसर करने के लिए हमें 5 प्रशंसनीय विचार सोचने पड़ते हैं। तो इन सब का क्या मतलब है? आज की इस पूरी बातचीत से हम क्या सीख सकते हैं? सार यही है कि ये 3 सी, तुलना, शिकायत और आलोचना, सिर्फ हमारे विचार नहीं है, ये हमारी ग्रंथियों के लिए जैविक निर्देश हैं। ये वो कमांड है जो हम अपने शरीर को भेज रहे हैं। अगर हम उस पुराने मेटाफर पर वापस जाएं तो ये तीनों आदतें उस संगीतकार की तरह हैं जो अपने वाद्यंत्र पर लगातार बेसुरी धुनें बजा रहा है। और नतीजा शरीर में बीमारी का शोर। और ये चर्चा प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के बीच एक अद्भुत पुल बनाती है। प्राण, चक्र और वृत्ति, ये सब वही कह रहे थे जिसे आज विज्ञान न्यूरोकेमिकल प्रक्रियाओं के जरिए साबित कर रहा है। अंत में चुनाव हमारा है कि हम अपने मन के बहाव में बहते जाएं या उसके चालक बनकर उसे सही दिशा दें। बिल्कुल। और जाने से पहले श्रोताओं के लिए एक विचार। स्रोतों में आलोचना को विवेक में बदलने की बात कही गई है, दोष दृष्टि को गुण दृष्टि में। क्या होगा अगर यही कीमिया प्रक्रिया हम तुलना और शिकायत पर भी लागू करें? उन विचारों के सुधरे हुए संस्करण क्या होंगे? और तब हमारी ग्रंथियां किस तरह का संगीत बनाएंगी?